आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी के ऊपर। बेसिक्स के बारे में हम बताएंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी क्या होती है, ये कहाँ से आई, इसके मकसद क्या है, इसका नाम क्या है, किसने रखा, कैसे हुआ, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बायोलॉजी की अगर बात करें तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बनी है, बायोस और दूसरी है इसमें लॉजी। तो बायोलॉजी की अगर बात की जाए कि इसमें होता क्या है बेटा, हम बायोलॉजी में स्टडी, लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बेसिकली इसमें लाइफ को रीड किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। तो लाइफ की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, लॉजी, अब ये देखिए जैसे कॉस्मोलॉजी, एनवायरमेंटोलॉजी, तो जहां जहां लॉजी आएगा उसका वहां वहां मतलब है स्टडी। कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। कॉस्मो का क्या मतलब होता है, यूनिवर्स। तो हम इसमें यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। तो हम किसकी पढ़ाई करते हैं इसमें, यूनिवर्स की। ऐसे ही इन्वायरमेंटोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट की स्टडी करना। इतनी बात समझ में आ गई। और जैसे आपका एग्जाम्पल है जियोलॉजी, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ। तो हम स्टडी करते हैं अर्थ की। तो हमने क्या बताया, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी दो लफ्ज़ से मिलकर बनी है, बायोस और लॉजी, जिसका मतलब होता है लाइफ की स्टडी करना। अब ये लाइफ कब आई, तो हम 9th क्लास के बच्चे जो पढ़ते हैं, 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से कहानी शुरुआत कराई जाती है, लेकिन हम आपको बताएंगे सेल से भी पहले बहुत बड़ी कहानी है, अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी क्या स्टडी है। उसी के बारे में हम बताएंगे कि ये फिर किसने बताया कि लाइफ कहाँ से आई, कैसे आई। उससे पहले हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या कहती है। देखिए बायोलॉजी में भी सेल होता है, केमिस्ट्री में भी सेल होता है और फिजिक्स में भी सेल होता है। केमिस्ट्री में जो सेल होता है, केमिस्ट्री किसकी बात करती है, देखो केमिस्ट्री बात करती है, ये एक पूरा बेसिक लेक्चर है। जो बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में, उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का मतलब समझना बायोलॉजी पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि हम स्टडी किसकी करते हैं, लाइफ की। अच्छा, केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि सारी की सारी चीज़ें उस मैटर हैं, मैटर से बनी है। मैटर क्या होता है, मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास। ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई होती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ वजन हो और कुछ ना कुछ वो जगह घेरे, तो मैटर है। और मैटर बना हुआ है एटम से, और एटम बना हुआ है देखा जाता है इलेक्ट्रॉन से। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और बीच में होता है न्यूक्लियस, के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और मजाक की बात और मज़े की बात यह है, ये किसी ने देखा भी नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो केमिस्ट्री क्या सही है गलत है, तो इसको मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ बायोलॉजी से अलग। इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा एक कमरा है जहाँ पे अंधेरा कर दिया गया है, और इस अंधेरे के अंदर यहाँ से एक व्यक्ति, एक आदमी कुछ तीर चला रहा है, और एक आदमी यहाँ खड़ा कर दिया और तीर क्या निशाने पे जाके लग रहा है। बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। बीच में साइंटिस्ट क्या कर दे रहे हैं, अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस तरह से गया होगा तीर, कोई साइंटिस्ट बता रहा है इस तरह से गया होगा। तो ये बीच में जो है इनको बोला जाता है अजम्पशन थ्योरी। खैर ये थ्योरीज बार कभी कभी कैंसिल भी हो सकती हैं, बदल भी सकती हैं, बदल भी जाती हैं। तो केमिस्ट्री की बात यहाँ तक अगर ख़त्म कर दें कि केमिस्ट्री क्या कह रही है, केमिस्ट्री एक अंधेरे में तीर मार रही है जो कि सही जगह लग रहा है, साबित हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में बेसिकली बहुत अच्छे से डिफाइन किया है एवोल्यूशन ने।
इवोल्यूशन ने बहुत अच्छे से बायोलॉजी को डिफाइन किया है कि बायोलॉजी का ओरिजिन कब हुआ, बायोलॉजी कब अस्तित्व में आई, यानी अपने किस में आई, वजूद में आई। तो कैसे पढ़ा जाता है, इवोल्यूशन ने बताया किस तरह से बायोलॉजी यानी सबसे पहले लाइफ आई। यही वजह है कि जो चैप्टर रिप्रोडक्शन है, जो हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है असल में पहले पढ़ाया जाना चाहिए, ये पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। पहले आपको इवोल्यूशन बताना चाहिए, लाइफ की ओरिजिन, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है, रिप्रोडक्शन। इसमें बच्चे ये नहीं बता पाते यहाँ पे ये री क्यों लगा हुआ है। क्या मैं 2 बार पैदा हुआ, क्या आप 2 बार पैदा हुए, तुम 2 बार पैदा हुए हो, नहीं हुए ना, एक ही बार पैदा हुए हो ना, ठीक है। तो इसमें मेन वजह क्या है, इसमें मेन वजह ये है कि सबसे पहले जो लाइफ बनी थी वो प्रोडक्शन ऑफ लाइफ थी। अब क्या हो रहा है, अब उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी मुझे पैदा होने के लिए मेरे माँ बाप की ज़रूरत पड़ी है, आपको पैदा होने के लिए आपके माँ बाप की ज़रूरत पड़ी है, और उनको आपके माँ बाप को पैदा होने के लिए उनके माँ बाप की ज़रूरत पड़ी है। बदबू आ रही है, नाक में हाथ रखे हुए हो। एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन बहुत बेहतरीन थ्योरी एवोल्यूशन में है। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बताई कि लाइफ कहाँ से आई, कैसे आई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बेसिक है तो बेसिक के बारे में बता दें। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी किस तरह से बताती है कि बिग बैंग थ्योरी ने बताया, देखिए इसमें बैंग का मतलब होता है बहुत बड़ा, क्या, धमाका। धमाका बताया है कि एक बड़े धमाका हुआ है कुछ इस तरह से, ये अर्थ और ये लाइफ और ये बहुत बाद में आई है अर्थ, लेकिन अर्थ कब कैसे बनी, क्या हुई, तो एवोल्यूशन बहुत अच्छे से डिफाइन किया है बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई है अभी तक की, मोस्ट एक्सेप्टेड। कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि ये जो लाइफ हम देख रहे हैं ये पुरानी लाइफ से ही आई है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किस साइंटिस्ट ने कहा ये नहीं जानना अभी, ये प्रॉपर इवोल्यूशन जब हम शुरू करेंगे सीरीज वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बता रहे हैं बायोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, यानी बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लाइफ कहाँ से आई, तो लाइफ कैसे आई ये बात है इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, एक साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ऐसा हुआ होगा, बाहर से कहीं से पोर्स आए हैं यहाँ पे, एक साइंटिस्ट ने ये बताया। एक साइंटिस्ट ने बताया कि अबायोजेनेसिस थ्योरी थी। एक साइंटिस्ट ने बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ बनी है। खैर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी थ्योरी दी। हुआ क्या, सच में जो माना गया वो बिग बैंग थ्योरी मानी गई। किसने दी, क्या दिया, ये अभी हम जानेंगे कैसा हुआ क्या हुआ। देखिए एक साइंटिस्ट थे ओपेरन और एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन। ये रशिया के थे और ये इंग्लैंड के थे। ये रशिया के थे और ये इंग्लैंड थे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये बाद में हिंदुस्तान भी आए हैं स्टडी के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई हम आपको बताएं कि यहाँ पे अर्थ पे क्या था कि पूरा की पूरी एक क्या थी, एक पूरी बॉडी थी, एक मास था, एक बहुत बड़ा मास था, एक बहुत बड़ा मास था यहाँ पे। ये मास में क्या हुआ कि इस मास के अंदर एक्सप्लोशन हुआ, यानी कि धमाका हुआ। और जैसे ये धमाका हुआ तो बहुत सारे क्या बन गए, इससे बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई, छोटी छोटी मासेस की। बहुत सारी गैलेक्सीज यानी बहुत छोटी छोटी मासेस की बन गई। तो हर गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी के अंदर अर्थ बना, सूरज भी बना, और आपका जो आप 9 प्लैनेट्स देखते हैं ये प्लैनेट्स बने। कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमारा सूरज बन गया और अर्थ बन गया। अर्थ की अगर बात की जाए नॉर्मली, तो अर्थ की अगर बात की जाए तो अभी ये अर्थ मान लेते हैं कि धमाका होने के बाद में ये अर्थ बन गई। तो अर्थ के बाद, अर्थ बनने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर ज़्यादा था, तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। इस 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हीट थी। इस हीट होने की वजह से यहाँ का जो पानी था वो क्या था, एवापोरेट हो गया था, यानी भाप की शक्ल में उड़ के ऊपर चला गया था। अब जैसे ये पानी एवापोरेट हो गया, यानी पानी हमारा वहाँ कैसा था तब, वाटर वेपर की फॉर्म में था।
तो जब पानी हमारा जो था वो वेपर की फॉर्म में चला गया तो हुआ क्या कि अर्थ के पास यहाँ पे सारा पानी ऊपर चला गया। अब ये हज़ारों लाखों साल तक ये कहा गया अर्थ के ऊपर इतनी गर्मी थी। अब ये गर्मी की वजह से क्या हो गया, ये दहकती रही। जैसे आज कौन दहक रहा है, जैसे आज सूरज दहक रहा है। देखिए ये क्लेमिंग थ्योरी है, क्या ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, ये क्लेमिंग थ्योरी है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ना कि प्रूव्ड कि हमेशा 100% ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है आगे की बहुत सारी थ्योरी आए उसको कैंसिल करें या चेंजेस करें, लेकिन अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि जो बिग बैंग थ्योरी ने बताया। बिग बैंग थ्योरी ने फिर बताया कि यहाँ पे उन दिनों की बात है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, पानी वेपर की फॉर्म में चला गया। अब हज़ारों लाखों साल तक ये होता रहा। हज़ारों लाखों साल बाद क्या हुआ, ये पानी फिर क्या हुआ, जब ये टेम्परेचर डाउन हुआ, जब टेम्परेचर यहाँ का डाउन हुआ है, पहले तो और था 800 से भी बहुत था, 1000, 1200, 1500, 1000, 3000, 4000 तक टेम्परेचर रहा करता था। अब टेम्परेचर जैसे ये कम डाउन हुआ तो हुआ क्या कि यहाँ का जो पानी था वो बरसेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पानी बरसने लगा। तो पानी बरस के जो आज पानी देख रहे हैं आप अर्थ के ऊपर, वो किस बात का सबूत है, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे तब बरसात हुई थी जब अर्थ पहली बार बनी थी, तो वो बरसातों का सबूत है। अब हज़ारों लाखों साल तक क्या हुई है, रेन हुई है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये जो रेन यानी बरसातें हुई हैं, तो बरसात में ये देखा गया कि हज़ारों लाखों साल तक बरसातें ही होती रहीं। इसी वजह से 90 से 92%, 98% तक पानी ही पानी है हमारी अर्थ पे। जो आज के जो समुद्र देख रहे हो, ये किस बात का सबूत है, ये इस बात का ही तो सबूत है। उस वक्त इतनी बरसात हुई होगी। तो बिग बैंग थ्योरी यहाँ से भी बहुत अच्छा क्या हो रही है, कोरिलेट हो रही है। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद ये कहा गया कि ये वाली थ्योरी ये कहती है कि उस वक्त की बात है, यहाँ पर कार्बन टेट्राहाइड्राइड यानी कि मीथेन नाम की गैस थी, NH3 नाम की गैस थी, और कौन सी गैस थी, H2। यहाँ पे 3 गैसेस थी। 3 गैसेस होने के बावजूद यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। इसीलिए सबसे पहली लाइफ कैसी थी, एनाएरोबिक वाली लाइफ पैदा हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 गैसेस थी। हाँ, इसको हम यही रोकते हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हमें खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हम क्या लेते हैं, बोलो, कार्बोहाइड्रेट। जो हम खाना खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, और आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं फैट, और थोड़ा मोड़ा हम विटामिन, और साथ में क्या लेते हैं, बोलो, मिनरल्स लेते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल्स की ख़ास बात यह है कि जाते ही ब्लड में घुल जाता है। और उसके बाद अगर प्रोटीन की, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, बोलो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम खोल के देखें तो ये ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है। इसी को हम शुगर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शुगर हो गई, शुगर हो नहीं गई, ये शुगर के बढ़ने से यानी ग्लूकोज के बढ़ने से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, हाँ, अगर इसको देखें हम खोल के तो ये देखा गया है कार्बन से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बनता है ये C6H12O6। इसका मतलब ये होगा दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो का क्या है, ग्लूकोज है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसकी बात करें प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन क्या होती है, खाने के साथ जो हम लेते हैं, ये प्रोटीन देखी गई है अमाइनो एसिड से बनती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे छोटे अमाइनो एसिड जो होते हैं, वो मिलके क्या बना लेती है, प्रोटीन की एक चेन बना लेती है। इतनी बात समझ में आई? अब ये अमाइनो एसिड को अगर खोल के देखा जाए तो ये बना हुआ होता है कार्बन, नाइट्रोजन और, बोलो, हाइड्रोजन से। फैट की बात करें तो फैटी एसिड बना हुआ होता है, फैट बना हुआ होता है फैटी एसिड से। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 3 तरीके के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसमें बना हुआ होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी बना हुआ होता है, खोल के देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्रोटीन जो बना होता है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, और अमाइनो एसिड खुद खोल के अगर देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और फैट बना हुआ होता है फैटी एसिड। अब इनके काम अगर
देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की काम जो है वो, कार्बोहाइड्रेट का काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, क्या होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? यानी तुरंत इधर से खाओ और इधर से एनर्जी लो। इंस्टेंट का मतलब तो यही होता है ना, तुरंत। तो तुरंत हम कार्बोहाइड्रेट से क्या ले लेते हैं? एनर्जी ले लेते हैं और फिर वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या सर प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलेगी? प्रोटीन से एनर्जी ज़रूर मिलेगी, लेकिन इंस्टेंट सोर्स नहीं है प्रोटीन। प्रोटीन का मेन काम क्या है? प्रोटीन का मेन काम है बेटा हमारी बॉडी के अंदर मसल्स फॉर्मेशन का, यानी हमारी हड्डियों पे गोश्त चढ़ाने का काम। तो मसल्स फॉर्मेशन का काम किसका है? प्रोटीन का। फैट का काम क्या है? फैट का काम होता है आपका एक्स्ट्रा स्टोरेज होती है, वो जमा हो जाती है। तो क्या सर प्रोटीन और फैट से हमें खाना नहीं मिलेगा, वो एनर्जी नहीं मिलेगी? एनर्जी मिलेगी उस वक्त में मिलेगी जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी है, भूख ज़्यादा लग रही है, यानी आपने खाना ही नहीं खाया, तो क्या होगा? आपकी फैट गलने लगेगी ना, आपकी प्रोटीन गलने लगेगी। तो जो भूखा इंसान है, ज़्यादा भूखेगा, भूखा रहेगा तो मोटा भी होगा, तब भी पतला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो हमने ये देखा कि प्रोटीन जो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जो बना हुआ होता है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बहुत बेसिक है इवोल्यूशन का, ये बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद में ये देखिए, जब हमने यहाँ पे जब अर्थ बन रही थी तो हमने यहाँ पर भी देखा था कुछ गैसेज, ये इसका रेशियो भी पूछा जाता है नीट में। अभी रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे गैसेज थी, गैसेज होने के बाद में ये देखा गया ये बिजली कड़की, बिजली इसमें गिर गई। बिजली गिरने के बाद में जो बिजली इन पे गिरी, इन गैसों पे, तो ये किस में टूट गए? ये कार्बन, हाइड्रोजन अलग, नाइट्रोजन अलग, इस तरह की ये गैसेस में एलिमेंट में टूट गए। अब एलिमेंट में टूटने के बाद में हज़ारों लाखों साल तक ये एलिमेंटल स्टेट ही चलती रही। अब ये एलिमेंट क्या हुए? आपस में मिले। तो एलिमेंट मिलने के बाद में ये देखा गया कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल बन गया अमाइनो एसिड का। और ये अमाइनो एसिड उस वक्त अर्थ में बहुत सारे रहे होंगे, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो बहुत ही थी, क्योंकि बिजली गिरने के बाद में ये टूट गए थे पूरी अर्थ पे। और जैसे ही ये फैले तो हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हमें किसकी फॉर्म में मिले? अमाइनो एसिड की फॉर्म में मिले। और ये अमाइनो एसिड ने क्या किया? अब हमने आपको बताया है कि बहुत सारे जब अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जब ये मिल गए तो क्या बन गया? बहुत सारे जब अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, कई सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाते हैं, ये प्रोटीन की चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रोटीन की चेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये सबसे पहला यहाँ पर जो अमाइनो एसिड बना था, तो कहा यह जाता है ये सबसे पहली लाइफ थी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ लाइफ ये था। इतनी बात समझ में आ गई? प्रोडक्शन ऑफ लाइफ समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है? अब रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है अब बताते हैं। अब एक कई सारे अमाइनो एसिड मिलके जो प्रोटीन की एक चेन बना ली। अब ये प्रोटीन की चेन बनने के बाद में क्या होता है कि हमें मालूम है कि ये प्रोटीन की चेन बनने के बाद में कई सारे प्रोटीन की मॉलिक्यूल मिल गए। तो कई सारे प्रोटीन की मॉलिक्यूल मिलने के बाद में क्या बन गया? ये एक बन गया आरएनए मॉलिक्यूल। क्या बन गया? आरएनए। और ये आरएनए, जब एक आरएनए और दो आरएनए आपस में मिल गए और इसमें बॉन्डिंग हो गई, तो ये क्या बन गया? अब डीएनए। अब ये डीएनए, बहुत सारे डीएनए मिल के क्या बना लेते हैं? जीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जीन बना लेते हैं। और जीन बहुत सारे मिल के क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम बना लेते हैं। और क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का देखने को मिलता है हमें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में जब मिल जाते हैं तो एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। इस धागे को बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर।
और क्रोमेटिन फाइबर यानी बहुत सारे धागे जब मिला के एक जगह जमा हो जाते हैं, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? और ये क्रोमेटिन मटेरियल किसके अंदर रख दिया जाता है? न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और न्यूक्लियोलस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए, सबसे पहली लाइफ अमीनो एसिड वाली बनी और अब कई सारे अमीनो एसिड मिला के प्रोटीन की चेन बन गई और कई सारे प्रोटीन के चेन मिलके आरएनए का एक चेन बन गया और दो चेन जब आरएनए की आपस में आमने सामने आके मिल गई तो ये क्या बन गया? डीएनए बन गया। और डीएनए की अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हमें कि अगर ये तनी हम आपको अगर दिखाएं, ये वाली तनी, और इसको अगर कॉइल करें, घुमाएं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिलेगा या डीएनए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बीच में कट नहीं है, यहाँ पे आप जो ये जो देखते हैं डीएनए कुछ इस तरह का डायग्राम नहीं होता, बच्चे अक्सर गलत समझ लेते हैं। डायग्राम एग्जैक्ट ये होता है कि दो स्ट्रैंड इस तरह से होती है, एक स्ट्रैंड इस तरह से होती है और आमने सामने से चलते चले आ रही होती है और ये यहाँ पे कट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? डीएनए बहुत सारे जीन बना लेते हैं और ये जीन क्या करता है आपको मालूम ही है, हर जीन अपना एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे जीन होंगे ना क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं, अब ये बहुत सारे जीन क्या करते हैं, हो सकता है एक जीन क्या संभाल रहा हो, उसका सेक्स क्रोमोसोम हो, सेक्स जीन हो सकता है दूसरा जीन उसकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी स्किन के कलर के लिए। तो बहुत सारे जीन जो क्रोमोसोम पर लगे होते हैं वो क्या काम संभाल रहे होते हैं? बॉडी की हेरिडिटी मतलब माँ से बेटे में और बाप से बच्चे में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें झूठ नहीं आएगा। कहते हैं ना ये तो ख़ानदानी झूठा है, तो ख़ानदानी झूठा होना ये इस बात का सबूत नहीं है कि उनके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर इस बात का है कि वो झूठे हैं। नहीं, झूठ आपका क्या है, दुनिया में आने के बाद बोलते हैं। तो वो कैरेक्टर जिनका हमारे ऊपर क्या नहीं है, उन कैरेक्टर का जिस पे हम क्या नहीं करा सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वो कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारी स्किन का कलर, हमारे कान का शेप, हमारी आँख का कलर, हमारे बालों का कलर, ये सब की कौन देख रहा होता है? हमारे जीन देख रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है, ये बेसिकली हो क्या रहा है कि ये देखिए अमाइनो एसिड वाली लाइफ सबसे पहली लाइफ थी, यानी प्रोडक्शन ऑफ लाइफ ये है। अब इसके बाद प्रोटीन की, फिर आरएनए की, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, फिर ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया, फिर क्रोमेटिन मटेरियल बन गया, ये न्यूक्लियोलस के अंदर आ गया, फिर ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया। ये हो क्या रहा है ये बेटा? हो रहा है एवोल्यूशन। ये लाइफ क्या कर रही है? ये लाइफ हो रही है, लाइफ का विकास हो रहा है, लाइफ का हो रहा है एवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो सेल बना था यहाँ पे ये होगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जो पुराना सेल होता है, बहुत पुराना, नया मतलब जब सबसे पहले बना था उसको बोलते हैं प्रिमिटिव या ओल्ड। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है अब इसी से न्यू सेल बना होगा, उसको बोलेंगे मॉडर्न सेल। क्या बोलेंगे? मॉडर्न सेल, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये कहानी तो बेटा बहुत बाद में आई है ना, यूकैरियोटिक यानी हमारी लाइफ तो बहुत बाद में आई है। ये जो लाइफ है, ये लाइफ जो है ये पढ़ी जाती नहीं है अक्सर, लेकिन पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारा एवोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये एवोल्यूशन हो रहा है सेल तक। तो जो आपकी 9th क्लास में जो एक टॉपिक है उसमें सबसे पहली लाइन होती है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये गलत है भाई? यूनिट ऑफ लाइफ तो अमीनो एसिड होनी चाहिए ना, यानी कि यही लाइफ का सबसे वो पहला टुकड़ा है जो ज़मीन पे आया, धरती पे बना, अर्थ पे बना। तो सेल क्यों बोला जाता है? तो सेल इसलिए बोला जाता है कि देखिए सेल स्ट्रक्चरल के साथ फंक्शनल है। अमीनो एसिड या आरएनए या डीएनए ये तब तक फंक्शनेबल नहीं होते हैं जब तक कि ये एक सेल की, सेल मेम्ब्रेन की परिधि में अंदर नहीं आ जाते। इसको ऐसे एग्जांपल समझ लो, जैसे एक कमरा है, कमरा किससे बना है? कमरे की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। और ईंट किससे बनी है? मिट्टी से। लेकिन मिट्टी जब तक फंक्शनेबल नहीं है जब तक कि वो एक ईंट का शेप ना बना ले। तो ईंट क्या है? बेसिक यूनिट। अगर बात करें यूनिट ऑफ लाइफ, अगर सवाल आपके नीट में ये आया, क्वेश्चन आया यूनिट ऑफ लाइफ,
तो आपका आंसर अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड लगाएंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन लगाएंगे, आरएनए तो आरएनए, डीएनए तो डीएनए। तो इस हिसाब से तो अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल हुआ यूनिट ऑफ लाइफ। अगर यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आ गया तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लगाएंगे आप सेल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के लेक्चर में हमने बताया बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, बायोलॉजी कैसे आई, बायोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो नॉर्मली अब अभी रिवीजन में अगर पढ़ें कि बायोलॉजी अगर बात करें तो ये दो लफ्ज़ से मिलकर बनी है बायोस और लॉजी। इसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसमें लाइफ की स्टडी करते हैं। तो लाइफ सबसे पहले कब आई? देखिए रिप्रोडक्शन में लाइफ पैदा नहीं होती है, दोबारा लाइफ क्या हो रही होती है, बन रही होती है। मुझे पैदा होने के लिए मेरे माँ बाप की जरूरत पड़ी है और उन्हें पैदा होने के लिए उनके माँ बाप की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले लाइफ जब कैसे आई वो हम यहाँ पर बताते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको ये बताया, इसमें लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लाइफ की स्टडी करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कॉस्मोलॉजी, इन्वायरमेंटोलॉजी और जियोलॉजी। इसमें हमने बताया कि अर्थ और सन और ये सारे प्लैनेट्स एक ही था, इनमें क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ये सब अलग हो गए और बहुत सारे क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। उसमें एक प्लैनेट का नाम था अर्थ। अर्थ के पास 3 तरह की गैसेस थी, ऑक्सीजन वहाँ नहीं था, पानी था, लेकिन पानी कैसी फॉर्म में था, पानी वेपराइजेशन की फॉर्म में था, यानी भाप की शक्ल में था। भाप की शक्ल में क्या होता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि ये दहक रही थी, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा थी। कहा गया था हज़ारों लाखों साल तक ये क्या होता रहा, ऐसा ही होता रहा, ऐसा ही चलता रहा, यानी कि ये बहुत दहकती रही। आफ्टर सम टाइम यानी मैनी टाइम्स क्या हुआ, हज़ारों लाखों साल बाद ये टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ, जो पानी हमारा भाप की शक्ल में ऊपर गया था वो बरसने लगा, और बरसने के बाद में यहाँ बहुत सारा पानी यहाँ पे जमा हो गया। और यही कहा जाता है जो आज के समुद्र है वो किस बात का सबूत है, उस वक्त जब धरती बन रही थी यानी अर्थ फॉर्म हो रही थी उस बात का सबूत है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर पानी ही पानी हो गया जो अभी देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये वाटर खारा पानी होता है, ये पीने लायक पानी नहीं होता। पानी ज़मीन के अंदर से रॉक के बीच में से जो होता है निकल के, वो जो सबमर्सिबल खींचती है वो हम पीते हैं, ये पानी पीने लायक नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने बताया यहाँ पर 3-4 गैसेज थी, इन पर क्या गिर गई, इन पर बिजली गिर गई और ये गैसेज टूट गई अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, आयंस वगैरह की फॉर्म में टूटी होंगी। यहाँ पर हमने नॉर्मली ऐसी समझाने के लिए लिख दिया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कुछ इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एलिमेंटल स्टेट में हमें मिले होंगे। अब ये आपस में क्या हुआ, जुड़ गए, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से एक बन गया क्या, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे रोक दिया था, हमने आपको समझाया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हम जब खाना खाते हैं तो 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है खाने के अंदर। कार्बोहाइड्रेट पचाते हैं हम। क्यों पचाते हैं? पचाने की डेफिनेशन ये है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको काट के कम कर देना। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जो बना हुआ होता है उसी को शुगर भी कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद में क्या बन जाती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ये देखा गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, इसको सैकराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी तुरंत हमें एनर्जी दे देती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब प्रोटीन जो बनी हुई होती है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, और अमाइनो एसिड जो होता है वो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसका काम क्या है, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी मसल्स फॉर्मेशन हो जाती है, यानी हमारी हड्डियों पे गोश्त चढ़ता है। हड्डियों पे गोश्त कैसे चढ़ता है? हड्डियों पे गोश्त, भाई जो जिम करते हैं, जो जिम ट्रेनर होते हैं उनको बताया था भाई अमीनो एसिड लो, यानी प्रोटीन लो, अमाइनो एसिड लो, तगड़े तगड़े प्रोटीन लो ताकि आपकी मसल्स फॉर्मेशन हो। आप फैट लेंगे तो फैट क्या होगा, आपका एज इट इज स्टोरेज में जमा हो जाएगा। ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब आपकी बॉडी में खाना नहीं है, खाना नहीं खाया तो ये गलना शुरू हो जाएगी। फैट गलेगी पहले, फिर प्रोटीन गलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने ये देखा कि ये अमाइनो एसिड जो है ये तोड़ के जब हमने अपना देखा तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ही देखने को मिले मिलके। तो पता ये चला यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बना था तभी पहली लाइफ बन गई थी, प्रोडक्शन ऑफ लाइफ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, कई सारे अमाइनो एसिड मिल गए, हज़ारों लाखों साल का प्रोसेस है ये। कई अमाइनो एसिड जब मिल गए तो ये क्या बन गई, प्रोटीन की चेन बन गई। और ये प्रोटीन की चेन, कई सारी प्रोटीन की चेन मिलके आरएनए, और कई सारे आरएनए मिलके, सॉरी 2 आरएनए मिलके जब आमने सामने खड़े हो गए तो बॉन्डिंग लग गया तो डीएनए बन गया, और डीएनए, कई सारे डीएनए मिलके जीन बनाया, और जीन मैंने बताया ये फिर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लगे, यानी जीन माँ से बेटे में या बाप से बच्चे में जो आ रहे हैं कैरेक्टर, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन। उसके बाद ये बहुत सारे जीन मिलकर क्रोमोसोम बन गए। क्रोमोसोम का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम मिलकर एक फाइबर बन गया, उसको क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल बना लेते हैं, और ये न्यूक्लियस के लिए अंदर, न्यूक्लियस के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, और न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और फिर ये सेल सबसे पहला बन गया। ये क्या हुआ, ऐसा लाखों हज़ारों लाखों साल तक होता रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, या इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हो गई, इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इसके बाद यही सेल क्या बन गया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गए तो क्या बन गया, यूकैरियोटिक लाइफ। इतनी बात समझ में आ गई?
कोई सवाल है आप वहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें।